कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो दो आपने कहानियां चुनी, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये मिसोजिनिस्टिक इसमें कैरेक्टर्स थे। Hmm. तो आपने वो कैरेक्टर जो है वो क्यों चुने? Misogyny is something that exists in all of us. एक आदमी जो कि उस एनवायरनमेंट में रहता है और उस तरह की एक फैमिली से बिलोंग करता है और जिसके पास बेइंतहा पैसा है और उसको जिंदगी में डिग्री चाहिए थी, वो चाहे 10 साल में उसने ली लेकिन उसको मिल गई। अब उसको एक लड़की पसंद आ गई, अब उसको लड़की भी हासिल करनी है। तो वी वर नॉट ट्राइंग टू पोर्ट्रे मिसोजिनी देयर, वी वर ट्राइंग टू टेल दैट एक्चुअली तो जो उसका क्रक्स था कि यस ही वाज अ मिसोजिनिस्ट, बट उसने सारी कोशिश एक लड़की को हासिल करने के लिए की और उसको लूज कर दिया अपनी मिसोजिनी के हाथों। बट ही realized that he loved her, तो उसने अपनी बीवी को हासिल करने के लिए वो कोशिश की जो नॉर्मली आप एक गर्लफ्रेंड को हासिल करने के लिए करते हैं। सो आई थिंक दिस वाज द क्रक्स ऑफ द फिल्म कि द एफर्ट दैट उसको लड़की तो आसानी से मिल गई, लेकिन जो एफर्ट जो उसको लगानी नहीं पड़ी, वो उसको बीवी को वापस हासिल करने के लिए लगानी पड़ी। So the basic idea was this, that when he realized कि उसने एक ऐसी लड़की के साथ ज्यादती की and completely out of his own misogyny, और उसने उसको लूज कर दिया, तो अब उसको उसको वापस हासिल करना था और उसको अपनी सबसे पहले मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर को खत्म करके सेल्फलेस होना था और फिर उसने उसको वापस हासिल करना था, जो उसने किया। सो कहने का मतलब ये था उस फिल्म में, नॉट टू प्रमोट मिसोजिनी, बल्कि ये था कि आप जिंदगी में कुछ चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं और वो उतनी ही आसानी से आप लूज भी कर देते हैं। सो बट इफ द लव इज देयर, then you will have to really work hard to undo your doings, the wrong doings that you've done. नदीम, आपने इतना सिंप्लीफाई तरीके से बात समझा दी है, ऐसे लगता है कि ये मसला जो है, जो डिस्कस हुआ सोसाइटी में और एक हार्ड टॉपिक बना, ये कोई मसला था नहीं। तो क्यों कर ऐसा इशू बनाया गया या बन गया, और वो भी उन तबकात की तरफ से जो लिटरेट तबकात है, जिनके पास ब्रेन है, विजन है, और वो हमारी सिविल सोसाइटी को लीड करते हैं। तो आप जब ये सारी चीजें सुन और देख रहे थे, तो आप क्या सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि हर एक का कोई एजेंडा होता है और उनको हर बात में से अपने एजेंडे वाली कॉन्फ्लिक्ट निकालनी होती है हर चीज में से। जैसे हमने मेरे पास तुम हो किया, तो उसमें से भी किसी ने निकाल लिया हम्म। कि आपने उसमें ये दिखाने की कोशिश की है। वी आर नॉट ट्राइंग टू, वी डोंट हैव एनी एजेंडा, वी डोंट वांट टू promote misogyny, we don't want to promote any other thing, we just want to tell you a story and we want to tell you that story honestly। अगर वो ऑनेस्ट है तो आपके दिल को लगेगी। उसमें लोग गलत भी होते हैं, लोग गलतियां भी करते हैं, लेकिन वो गलतियां कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और वो गलतियां, गलती से सीख के वो क्या सही है जो आपको उसके बाद करना होता है, यही एक स्टोरी टेलिंग है। आई थिंक एजेंडा कुछ नहीं होता हमारा जब भी हम कोई ड्रामा बना रहे थे कि उसमें हमने इस चीज को प्रमोट करना है। कोई एक अच्छी बात जरूर उसमें होनी चाहिए जो आपकी बिगर पिक्चर होती है। उस सारी ग्लॉस और ग्लैमर और सॉन्ग्स और खूबसूरती के अंदर एक थॉट जरूर होनी चाहिए कि जो आप चाहते हैं कि वो प्रिवेल करे और वो किसी को चेंज कर सके इन अ गुड वे। सिर्फ यही रीजन होती है। नदीम, मैंने जो है वो किसी से सुना कि शुरू में आप एक जॉब ऐसी करते थे जिसमें आपको
इत्तफाकन बहुत सारी फिल्में देखने का मौका मिलता था। हम्म। तो आप कुछ शुरू में ही फिल्में, और एकेडमी अगर कोई ज्वाइन करें तो वहाँ पे भी फिल्म्स ही दिखाई जाती हैं म्यूट करके, कभी पिक्चर चला के, और आपकी इमेजिनेशन को टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे समझते हैं एक विजुअल को। तो किसी एक डायरेक्टर के काम को आपने कभी जिंदगी में फॉलो किया, पसंद किया, या चाहा कि मैं इस जैसी फिल्म कभी बनाऊंगा? देखिए, बहुत से डायरेक्टर्स हैं फ्रॉम हॉलीवुड टू बॉलीवुड टू पाकिस्तान, जिस जो कि बहुत इंस्पायरिंग रहे हैं। आई वुड नॉट to go into the details of Bollywood directors हम्म। and Hollywood directors. I would want to talk about Pakistani directors ग्रेट। because मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत कम सेलिब्रेट हुए हैं। आजकल के दौर में लोग जानते हैं कि कौन फिल्म कैसी बना रहा है, वो नबील बना रहा है या मैं बना रहा हूँ, साकिब मलिक बना रहे हैं या आसिफ रजा बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी थ्रू द सोशल मीडिया एंड ऑल हम्म। सबको बहुत इंफॉर्मेशन है। हम्म। लेकिन उस दौर में वो बहुत साइलेंटली लोग ये सारे काम किया करते थे, और वो बहुत ही सादा लोग होते थे लेकिन हम्म। रिमार्केबल काम करते थे। सो आई स्टार्टेड एज एन एडिटर, और मोस्टली मेरे जिम्मे काम ये होता था जिसमें मैंने प्रमोशन बनानी होती थी फिल्म्स हम्म। और ड्रामास। तो उसमें जाहिर है एक फिल्म मैंने देखी जिसका नाम था नाची, और वो सबिया खानम और संतोष की फिल्म थी, हम्म। और वो एक पंजाबी फिल्म थी। बट व्हेन आई सॉ दैट फिल्म्स फर्स्ट सीन, जो कि वो टांगे पे थी अपनी कुछ सहेलियों के साथ, सबिया खानम थी, और सामने कोई कैरेक्टर आता है और वो रुकती है और उससे कुछ गुफ्तगू करती है। द काइंड ऑफ फ्लो शी हैड, शी वाज नॉट मेथड एट ऑल। और हालांकि उस दौर में 90% एक्टर्स मेथड एक्टर्स हुआ करते थे, दुरुस्त। she was the most natural actress and I instantly fell in love with her. So I was so inspired कि what an actress this woman is. Then I, you know, फिल्में मैं बचपन से ही देखता था बहुत शौक से, और मैंने जो फिल्म मुझे याद है इन माय बचपन, वो एक फिल्म मैंने देखी नहीं अभी नहीं, जो कि नजरुल इस्लाम साहब जी। डायरेक्टर थे उसके। और जब मैं वो एज अ चाइल्ड वो फिल्म देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था ये फिल्म बहुत अच्छी है, इस फिल्म में ऐसी क्या बात है जो कि मुझे इतनी इंस्पायर की है वो फिल्म। सो आई थिंक द रियलिटी, द रियलिज्म इन दैट फिल्म, जो पाकिस्तानी फिल्मों में बहुत कम होता था, वो एग्जैजरेटेड फिल्में होती थी। ये वो दौर था जब पंजाबी फिल्में आ चुकी थी। सो वो फिल्म थी जो कि बहुत रियलिटी के करीब थी, और वो बहुत मुझे इंस्पायर की। देन आई वॉच्ड परवेज मलिक साहब की एक फिल्म कुर्बानी, एंड आई फेल्ट, यू नो, वो एक सैड फिल्म थी इन द एंड, और आई दैट मेड मी सैड फॉर मेनी डेज। और वो एक इतनी परफेक्ट बनी हुई और इतनी इंस्पायरिंग फिल्म थी कि मुझे लगा कि ये वो साहब हैं जो बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, क्योंकि इनकी फिल्म हकीकत के बहुत करीब होती है। सो आई थिंक I used to look for reality in every filmmaker, whoever was working at that time in Pakistan. And then came Sayyid Noor Saab बहुत बाद में, और तब तक you know I was also in this field and he started making films. He was writing film for many years. So उनकी फिल्म में फिर वो बात नजर आई कि that he is bringing back that cinema to Pakistan, जो नज़रुल इस्लाम साहब या परवेज मलिक साहब या सुलेमान साहब बनाया करते थे जैसी फिल्में। तो he is bringing that cinema to Pakistan and he did that. So मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बहुत इन हालात में, इन एनवायरनमेंट के अंदर इतने इतने अच्छे डायरेक्टर्स आए और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, चाहे म्यूजिक था, स्टोरी थी, कोई भी चीज थी, जो बहुत रिमार्केबल बात है। और इन सब का कहीं ना कहीं कोई कंट्रीब्यूशन है इन व्हाटएवर योर माइंड, योर आपके सबकॉन्शियस में जो चीजें रह जाती हैं वो ऐसी होती थी। सो आई थिंक पाकिस्तान हैज मेड, एंड देन देयर वर मेनी डायरेक्टर्स इन इंडिया जिनकी फिल्में देख के मैं सोचा करता था कि नॉट अ सिंगल सीन
कैसे इन्होंने ये फिल्म लिखी है कि एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसने मुझे एंटरटेन ना किया और जिसको मैंने ये सोचा कि इसको मैं आगे कर दूं। यश चोपड़ा वाज वन ऑफ देम। अभी मेरे जहन में और बहुत ज्यादा डायरेक्टर्स का नहीं आ रहा, लेकिन बट यू नो दे वर डायरेक्टर्स जिनके काम में कोई इतना नयापन होता था कि वो आपको बहुत हुक कर लेता था और आप सोचते थे कि हाउ दिस मैन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लीग, जिसमें सब लोग फिल्में बना रहे हैं और बहुत सिमिलर बना रहे हैं। ये एक बंदा है जो मुख्तलिफ बनाता है और क्यों बनाता है। सो देयर बीन लॉट ऑफ इंस्पायरिंग डायरेक्टर्स। उनमें ऐसे भी हैं जो लव स्टोरीज पे जिन्होंने बहुत अमेजिंग काम किया है। यश चोपड़ा इज वन ऑफ देम। सो हिज फिल्म्स, आई यूज्ड टू वेट फॉर हिज फिल्म कि उनकी कुछ सालों के बाद कोई फिल्म आएगी और वो अच्छी ही होगी और वो अच्छी ही निकलती। नदीम, आप मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, आप हैं, नबील हैं, और बाकियों के नाम भी आपने लिए हैं। अब आप क्या देख रहे हैं कि हमारा सिनेमा जो है, जबकि दुनिया भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ फिल्म्स जा रही हैं और एक अलग किस्म की डिबेट शुरू हो गई, और अभी हम सिनेमा अपना पाँव पे खड़ा भी नहीं कर पाए थे, तो एक कोविड की वजह से एक क्राइसिस आया और उसके बाद अभी आपकी एक फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो कि इस बड़ी ईद पर अगर हालात ऐसे ना होते तो मैं लंदन नहीं जाऊंगा लगती। तो अब नदीम बेग जो है सक्सेसफुल सिनेमा क्रिएट करने के बाद पाकिस्तानी सिनेमा को किस जगह देख रहा है? इसकी ये बढ़ता फलता फूलता देख रहे हैं, या जैसे एक ख्याल है कि हम सब डिजिटल की तरफ मूव कर जाएंगे, ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे? तो आपके जहन में क्या चल रहा है इन दिनों? I'm sure many directors must be thinking in the same direction कि लोगों ने फिल्में, हमारी तो अभी थोड़ी इनकम्प्लीट है, लेकिन कुछ लोगों की फिल्में बनी हुई हैं। जैसे नबील की फिल्म कंप्लीट है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो फिल्म रिलीज करने वाले नहीं। सारे इतनी मेहनत हुई है, सब कुछ हुआ है, और सबसे अनफॉर्चुनेट बात है दैट यू डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। कोरोना ने आपको ये तो सिखा दिया कि आप फिल्म तो आपने बना ली है, लेकिन फिल्म बनाने के लिए आपको एक सिनेमा हॉल चाहिए। अगर सिनेमा हॉल अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? इस पे गोरे ने, हॉलीवुड में, अमेरिका ने, और यू नो इवन इन इंडिया, उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव पे काम पहले ही शुरू कर दिया था, विच इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो कि पाकिस्तान में एक भी नहीं है। जो है एक दो, वो इतने इफेक्टिव नहीं है, उतने पॉपुलर नहीं है जितना कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न और ये सारी चीजें। सो आई थिंक कंटेंट का मूव होना टुवर्ड्स डिजिटल इज नेचुरल। दिस हैज टू हैपन एंड दिस विल हैपन। पाकिस्तान में हर चीज ही देर से आती है, सो ये भी देर से आएगी, तो हमें बहुत देर लाइन में लगना पड़ेगा। लेकिन ये डिजिटल की तरफ कंटेंट ने जाना ही है। सिनेमा आपको अपनी फिल्म दिखाने का एक मीडियम था। अब अगर सिनेमा हॉल बंद होंगे कुछ अरसे के लिए, तो डिजिटल वो मीडियम है जहां पे आप अपनी फिल्म दिखा सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है इस वक्त, जो सबसे अनफॉर्चुनेट बात है। उससे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पाकिस्तान में ये वो दो काम है, टीवी, टेलीविजन का और फिल्म का और म्यूजिक का, जिसमें आज तक इस मुल्क की किसी भी गवर्नमेंट ने कभी कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। हमने जो कुछ किया अपने पैशन के थ्रू, अपनी मोहब्बत के थ्रू फॉर सिनेमा एंड टेलीविजन किया। इसको, फिल्म इंडस्ट्री इज समथिंग that gives you revenue and entertainment also. There is no entertainment in this country. खाने और फिल्म देखने के अलावा तो कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं। सो उसमें से भी अगर एक एंटरटेनमेंट बंद हो, दोनों ही बंद हो गई हैं, सो कभी किसी गवर्नमेंट ने आके सोचा नहीं कि इस मुल्क में इस मरती हुई इंडस्ट्री को और इस नीचे जाती हुई बिजनेस वाइज टेलीविजन इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि ये अपने पांव पे वापस खड़ी हो जाएं और इन
और इन्हीं लोगों को एंटरटेन करते थे। तो हमारे बहुत से मिनिस्टर्स जो है वो हमारे ड्रामे भी देखते हैं और उसके बारे में उन्होंने ट्वीट्स भी की मेरे पास तुमको के बारे में। देयर यू नो देयर senators and MPAs and ministers who tweeted about that drama also. So I'm just thinking, where is the contribution that you actually can bring in and can आपने ये तो सोच लिया कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए आप ये करने जा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं या जो लोग खाना बनाते हैं उनके लिए आप ये कुछ करने जा रहे हैं, स्कूल्स के लिए, बाकी जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं आप। जी। इनमें से किसी ने ये नहीं सोचा कि ये जो 2 इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए क्या करना है। अभी कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू कहीं शुरू हुई है और उसमें भी अब आई डोंट नो कि वो कहाँ तक पहुंचती है, क्या होता है। जिस फिल्म को हम इंडस्ट्री कहते हैं उसको अभी इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया गया। दुरुस्त। तो बाकी बातें तो बहुत दूर रह गई। इस मुल्क में एक फिल्म बनाने के लिए हमें जो स्ट्रगल करनी पड़ती है वो हम ही जानते हैं, उस पैसे के अलावा जो हम रेज करते हैं उस फिल्म को बनाने के लिए और उस पैसे को रिकवर करने के लिए। सो आई थिंक ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो जगह फिल्म, टीवी, म्यूजिक और इन सब चीजों को मिलनी चाहिए थी, लोगों ने तो वो जगह दी कि लोग इतने जेनरस हैं, जो हमारी ऑडियंस है, कि पाकिस्तान में अभी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म है बिजनेस वाइज वो पाकिस्तानी फिल्म है। और पाकिस्तान में 90% इंडियन फिल्म लगती रही उन पिछले 5 सालों में और 10% पाकिस्तानी लगी हो, लेकिन उनमें भी सबसे बड़ी फिल्म एक पाकिस्तानी है, उसके दूसरे नंबर पे एक इंडियन फिल्म है जिसने सबसे बड़ा बिजनेस किया है। हमारी ऑडियंस तो इतनी जेनरस है कि उनको अगर आप थोड़ा सा अच्छा दिखाएंगे तो वो आपको अप्रिशिएट करते हैं और सिनेमा आते हैं वो देखने के लिए पैसे खर्च करके। लेकिन बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम एवरी गवर्नमेंट जो पिछले 10 सालों में आती रही, और जो हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इनसे भी हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड लेट्स होप इफ दे डू समथिंग फॉर दिस आल्सो। नदीम भाई, यहाँ पे ये इशारा करना भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें करना क्या चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों जब बजट अनाउंस हुआ उसमें सिर्फ 1 अरब रुपया इंडस्ट्री के लिए रख दिया गया और अब वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, सूबाई सतह पे, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पे मीटिंग्स तो कर रहे हैं, रोड मैप नहीं है। और शायद कभी भी, जैसे आपने कहा कि हुकूमतों के पास इस इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट और आर्ट के लिए कभी भी कोई रोड मैप नहीं रहा और उनकी प्रायोरिटी भी नहीं रही। प्रायोरिटी भी नहीं है, बिल्कुल हाँ, नहीं है। और अब वो उनको लगता है कि ये काम बस ऐसे ही हो जाता है और लोग देख लेते हैं और वो सेल्फ सफिशिएंट चल रहे हैं, लेकिन इट कैन बी अ बिग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो दुनिया में परसेप्शंस बिल्ड करने के लिए सबसे ज्यादा यूज हुई है। तो इस वक्त पाकिस्तान में आपके पास एक इंडस्ट्री है, बट यू हैव फेल्ड टू क्रिएट एनी परसेप्शन बिकॉज यू डिडंट थिंक कि थ्रू अ फिल्म और एनी मीडियम यू कैन एक्चुअली क्रिएट दैट। क्योंकि आपने वो कम्युनिकेशन कभी फिल्म मेकर्स के साथ, इन सब लोगों के साथ बनाई नहीं जी। दे आर मीटिंग पीपल, दे आर, बिकॉज किसी को कुछ पता तो है नहीं कि कैसा काम होता है, कैसे होता है, मसले क्या क्या हैं और उनको सजेशंस क्या क्या है। तो दे आर गैदरिंग दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल हु आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, व्हिच इज अ ग्रेट स्टार्ट। दैट्स हाउ यू विल फाइंड आउट कि हमारे क्या मसले हैं। उसके बाद ये देखना है कि उनको समझ के आप कौन सी पॉलिसी लेकर आते हैं और उस पॉलिसी को इफेक्टिव कैसे करते हैं। कमिंग बैक टू दैट 1 अरब 100 करोड़ जो रुपए है जो रखे गए हैं आर्टिस्ट वेलफेयर के लिए, सो वी फाउंड आउट कि इट इज नॉट द मनी विच इज लाइंग इन सम अकाउंट, और वहां से जितने भी ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, ऐसे टेक्नीशियंस हैं जिनके घर नहीं चल रहे, जिनकी ये वाली इंफॉर्मेशन कि उनके पास काम नहीं है और अब शायद गुजारा भी मुश्किल है, आप तक और मुझ तक थ्रू टेक्स्ट मैसेजेस पहुंचती है और सब लोग जितना कुछ किसी के लिए कर सकते हैं और वो करते हैं। सो वो जो पैसे हैं वो एक्चुअली पैसे नहीं है, वो पैसे जो है वो सिर्फ सीड मनी है।
उसी मीटिंग में ये बात भी सामने आई कि वो सीड मनी है जो कि बैंक में होगी और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट आएगा, वो जो पैसे होंगे वो आप आर्टिस्ट वेलफेयर में यूज करेंगे। सो अभी तो हम यहाँ पे खड़े हैं। So it is not actually 100 crore rupees which you can spend on this industry. It is actually the seed money only, जिसमें से आप कुछ पैसे निकाल के कमा के और वो आर्टिस्ट की वेलफेयर, कोई अगर मरने के करीब होगा तो उसके हॉस्पिटल का खर्चा दे देंगे। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री कि मरते हुए एक्टर्स को आपकी जरूरत से ज्यादा मरती हुई इंडस्ट्री को आपकी जरूरत है। सो प्लीज कम फॉरवर्ड, कंट्रीब्यूट इन द इंडस्ट्री। तो वो जो लोग हैं वो फिर नहीं मरेंगे इस तरह से। नदीम भाई, आपका बचपन अम्मा के नजदीक ज्यादा था या अब्बा के नजदीक? अम्मा के नजदीक, क्योंकि अब्बा मेरे समहाउ बहुत ज्यादा बाहर रहे, कुवैत में और सऊदी अरेबिया में और दुबई में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट आई स्पेंट, ऑल माय, हम सब सिबलिंग्स में वो अपनी माँ के साथ ही बहुत वक्त गुजारा। और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर अराउंड एंड she was there all of that struggle and she has seen all of it. मोहब्बत के मोमेंट्स को किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हैं? फीलिंग्स क्या होती हैं? मोहब्बत का मोमेंट ये है कि when I could give happiness to my daughters or my wife by doing anything small little for them. I think that's when I feel the most loved or I feel that emotion the most. For example, अभी मैं कुछ चीज कर रहा था पिछले दिनों with Leo Twins. Leo Twins एक ट्विंस हैं जो बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं। उन्होंने मेरे पास तुम हो का भी साउंड ट्रैक बजाया था और उन्होंने मुझे भेजा और मैंने जब वो सुना तो वो बहुत ब्यूटीफुल बजा हुआ था। सो वो मुझे बड़े पसंद आए दोनों वॉइस। तो आई वाज डूइंग अ शो जिसमें मैंने उन दोनों वॉइस को बुलाया। सो एट दैट टाइम उनसे बातें करते करते मुझे ख्याल आया, मैंने कहा आई ऑल्सो हैव ट्विंस डॉटर्स। सो मैंने कहा दे ऑल्सो प्ले म्यूजिक, और तो वो बड़ा बड़ा खुश हुए। And I realized that they're also Leos. So, there is something interesting about these Leo twins who are musicians and my daughters who are also twins and Leo and they are also musicians. तो मैंने उसी शो में अपनी दोनों बेटियों को भी बुलाया and all four of them they played एक बड़ा famous music piece है। उसको उन चारों ने मिलके, क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिस थी समहाउ उस म्यूजिक पीस पे और उनकी भी थी। सो उन चारों ने मिलके वो बजाया। सो 2 kids and 2 boys, 2 girls and 2 boys ने मिलके एक वो पीस बजाया। सो आई मेड एन एफर्ट टू मेक देम डू दैट आउट ऑफ देयर स्टडीज एंड ऑल। एंड ये जो कोरोना का स्केयर चल रहा है वो सारी चीज के दरमियान में, सो व्हेन आई सॉ देम प्लेइंग दैट म्यूजिक विद लियो ट्विंस, so that was a moment when I feel loved, when I felt loved, and I'm sure they must have. So this is a small little moment which is very close to my heart. अर्तगल पाकिस्तान में आने के बाद एक रुझान देखा देखी का नज़र आ रहा है, जिसमें एक खलील साहब ने अनाउंस भी किया कि कोई तारीखी ड्रामा आप बनाने जा रहे हैं, आप डायरेक्ट करेंगे, हमारे उसमें होंगे और वो लिखेंगे। तो कंटेंट का जो शिफ्ट होने जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर अर्तुगरुल नया आता तो कोई चेंजेस हमारे कंटेंट में आती? अर्तुगरुल की वजह से हमारे कंटेंट में कोई बहुत ज्यादा चेंज मुझे नहीं लगता कि आएगी। अर्तुगरुल एक ड्रामा है जो हम अभी देख रहे हैं और जो बहुत अच्छा है और जो हम सबको पसंद है। लेकिन दुनिया भर में सिर्फ अर्तुगरुल नहीं बनता, टर्की में भी अर्तुगरुल
ही नहीं है जो उन्होंने बनाया, उन्होंने बेशुमार सब्जेक्ट्स पे बहुत बड़े बड़े ड्रामे बनाए और हमने देखे हैं। इश्के ममनू भी टर्किश था, जी। और फातिमा गुल भी टर्किश था, अर्तुगरुल भी टर्किश है। सो हिस्टोरिकल ड्रामास और हीरोज के ऊपर तो दुनिया भर में फिल्में ड्रामे बनते रहे हैं, हमारे मुल्क में नहीं बने। आई थिंक क्वेश्चन इज दिस कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं बने, और बनने चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए। और अगर खलील साहब कोई चीज लिखते हैं और उसको मैं कर पाता हूँ या तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। आई विल बी ब्लेस्ड टू डू समथिंग लाइक दिस, लेकिन इट विल नॉट चेंज एनीथिंग। कोई एक जॉनरा में आप ड्रामे को या फिल्म को समेट नहीं सकते। फिल्म और ड्रामा एक एक्सप्रेशन है जिसमें 1000 चीजें हैं, 1000 इश्यूज हैं, इमोशंस हैं, उनकी लेयर्स हैं, उनकी डेप्थ्स हैं जो आप दिखाना चाहते हैं। और ये मर्जी आपकी नहीं है, ये मर्जी बनाने वाले की है कि वो जिंदगी तमाशा बनाना चाहता है या अर्तुगरुल बनाना चाहता है। He is the one who is going to decide. मैं एक तारीखी ड्रामा करना चाहता हूँ या मैं एक लव स्टोरी करना चाहता हूँ, तो शायद मैं दोनों करना चाहता हूँ। तो मेरा ये ख्याल है कि अर्तुगरुल जैसी कोई चीज या तारीखी ड्रामा वो जरूर बनना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर बहुत सोच रहे हैं और उन्होंने मीटिंग भी की है बहुत से राइटर्स से, जिसमें उन्होंने ब्रीफ भी किया है कि आप कुछ ऐसा बनाएं जिसमें इस्लामिक वैल्यूज पे और इन सब चीजों के ऊपर। उससे जो मीटिंग से का जो आउटकम था वो ये था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक रटा रटाया हमारे प्लेस के ऊपर एक कमेंट है आता है कि हम औरतों पे जुल्म और उसी तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं हमेशा। उसी को उन्होंने कहा कि आप निकाह तलाक को ख़त्म कर दें और टॉपिक्स को जो है वो चेंज करें। जिस तरह से आपने कहा कि ये चॉइस तो होती है हमारे पास फिल्म की हद तक कि जब हम जो बनाना चाहें बना लें, लेकिन ज़िंदगी तमाशा जब वो बनाता है तो यही सोसाइटी और कुछ स्टेट के डिपार्टमेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करते। जो तुमने बनाया है वो हमारी सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम आज भी मैं आप कोई भी स्टेट से ये जानना चाहें कि आपका सेंसर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो रिटन फॉर्म में वो मौजूद नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद हर सूबा अपने तौर पर फैसला करता है और उनके अपने सेंसर बोर्ड्स हैं। ये इतने लकूमस होने के बाद भी जो ये परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि हम वो वाले कंटेंट को नहीं पेश कर रहे जो इस वक्त सोशल मीडिया में एक डिबेट भी है, और हम रेटिंग की बुनियाद पर चैनल्स के इन्फ्लुएंस पर एक ही मखसूस जो है वो कंटेंट बना रहे हैं। इसको कैसे एड्रेस करते हैं आप? आई थिंक लाइक मैनी अदर थिंग्स, प्राइम मिनिस्टर को एक्चुअली इल्म नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री के मामलात क्या हैं, हम कौन सा कंटेंट क्यों बनाते हैं। और हम सारा ऐसा कंटेंट नहीं बनाते, हम बहुत सा ऐसा कंटेंट भी बनाते हैं जो कि पाकिस्तान और दुनिया भर में मशहूर हुआ है। और ये बात एक वन एजेंडा बात करना इन अ मीटिंग जहां पे यू विल नॉट गिव अपॉर्चुनिटी to others to come up and speak their heart out. I don't think this is the way it should have been handled. I think it should have been handled in a more progressive way. आपने सोच लिया कि आप एक ऐसा ड्रामा बनना चाहिए जो कि इस तरह का हो, तो जरूर ऐसा ड्रामा बनने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो वो फाइनेंसेस हैं जो हमें चाहिए होंगे टू मेक समथिंग लाइक दिस। हम ड्रामा बनाते कैसे हैं और उसमें से पैसे कैसे कमाते हैं ये तो आपको इल्म ही नहीं है। सो जब जो बंदा पहले से इतनी मार खा रहा हो और इतनी स्ट्रगल कर रहा हो, उसको आप जब ये हुक्म सादर करेंगे कि आप इस तरह का ड्रामा बनाए और उसमें तलाक ना हो, सो आप यू विल नॉट फील दैट यू आर सिटिंग एट अ प्लेस वेयर यू विल बी हर्ट
where you will be addressed, वो यूं लगेगा that you've been told to do something like this. This reminded me of the times जब पीटीवी के ऊपर हुक्म आया कि अब से सरों पे दुपट्टा होगा, अब से यूं होगा और अब से यूं होगा, और उसको मजीद एग्जैजरेट करने वालों ने कर दिया. So I think I would have been happy that if the Prime Minister would have tried and addressed our issues also. हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, हम एक तारीखी ड्रामा बनाने पे भी तैयार हैं, हम एक इस्लामिक जितने हीरोज रहे हैं उनको सेलिब्रेट करने पे भी तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है वो तो एक अलग बात. दूसरी बात, आप ये कहेंगे कि आप अब तलाक नहीं दिखाएंगे और औरत को मजलूम नहीं दिखाएंगे और औरत को पिटता हुआ नहीं दिखाएंगे. I think for that you need to come down to go in the depths of the work that we are doing, and then you will understand it's a free country and we do with responsibility. We do, हम हर काम बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन हम जितना काम भी कर रहे हैं वो हम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं, और वो काम हम बहुत ज्यादा नहीं समझते, तो इतना जरूर समझते हैं कि ऐसी कोई चीज जो कि अच्छी ना हो उस पे हम भी शर्मिंदा भी होते हैं, और ऐसी दुनिया भर में चीजें होती हैं. Ertugrul is not the only thing that Turkish have made. They have made many serials, जिसमें से एक सीरियल हम देख रहे हैं और वो हमें बहुत पसंद आ रहा है. So you cannot control the expression of a storyteller. You can facilitate that. You can give them freedom. You can convince them, but you cannot order them. I think that's not a right way of handling people like this. जब तक अभी फिल्म का प्रोसेस शुरू नहीं होता, तो क्या कोई ऐसा सीरियल नज़दीक तरीन है कि जो नदीम बेग की डायरेक्शन में एक दफ़ा फिर तारीख रकम करने के लिए आ रहा है? तारीख रकम जो है वो एक ऐसी चीज है, मैं ज्यादा प्रेशर में डाल दिया आपको. मैं बहुत प्रेशर्ड हो जाता हूँ इसके ऊपर, लेकिन मैं जिंदगी में जब भी कोई चीज बनाने के लिए जाता हूँ, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि वो कहानी मेरे लिए इंस्पायरिंग हो, वो मेरा दिल करे करने को. उसके बाद मैं ये नहीं सोचता कि ये लोगों को कैसी लगेगी, लेकिन मुझे ये जरूर पता होता है कि इसको ऑनेस्ट होना चाहिए. तो उसको ऑनेस्ट करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा. आई एम वर्किंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स, जिसमें फिल्में तो खैर थी, इस साल 2 बनानी थी, लेकिन दैट्स हाउ द लाइफ इज. इट हैज चेंज्ड मेनी थिंग्स फॉर मेनी पीपल दुनिया भर में. सो दिस इज व्हाट इट हैज चेंज्ड फॉर मी आल्सो. सो आई वाज सपोज्ड टू मेक 2 फिल्म्स दिस ईयर, और एक भी अभी कंप्लीट नहीं हुई है. So I'm thinking of doing for TV something for TV also. I'm looking for something inspiring for myself. I'm working on it because मेरा 90% काम is content development. तो उस content development में मैं अपने लिए भी कुछ चीजें develop कर रहा होता हूँ. So that process is in place and I'm working on it. Let's see which thing comes up first and inspires me enough to एक तलाश है जो कि आपको हमेशा रहती है, और यही मजा है इस काम का. जी. You keep looking for something interesting and exciting all your life. Yeah. So I'm looking for something and hopefully I'll get something interesting. आपने पाकिस्तान में पहली बार एक जियो के ऊपर थिएट्रिकल ड्रामा जो है वो दिखाया, और आपने वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपेरिमेंट किया. पाकिस्तान में वो बहुत जल्दी बंद हो गया, जबकि पड़ोस के मुल्क में उसी फॉर्मेट में कपिल शर्मा शो शुरू हुआ, जो एक फेनोमेना बना और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड कपिल शर्मा की एक पहचान भी बना. आपने क्या फर्क महसूस किया कि जबकि हमारे यहाँ हमेशा कॉमेडी जो है वो इंडिया से बेहतर क्वालिटी की प्रोड्यूस भी हुई है, लिखी भी गई है,
लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे उतना कामयाब नहीं हुआ जितना कि हिंदुस्तान में हो गया। आई थिंक उसकी वजह ये थी कि इट वाज अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट बाय डॉक्टर यूनुस भट्ट। आई थिंक कहीं कोई कमी रही होगी तो वो मेरी तरफ से रही होगी। आई न्यू कि इट्स अ न्यू थिंग दैट वी आर डूइंग एंड वी वर डूइंग इट। आई न्यू कि हम जो कर रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट है, वो एक नई चीज है और उसको चलना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि द टाइमिंग वाज नॉट राइट। उस वक्त जो टीवी पे चल रहा था उसमें वो कोई बहुत डिफरेंट चीज थी। आई थिंक द वे कपिल शर्मा दे डिड दैट वाज अ गुड मिक्स फॉर द पब्लिक टू अंडरस्टैंड। सो फुल क्रेडिट टू दैट टीम हु हैव डन। Kapil Sharma, we can do it. We are capable of doing good comedy. There are a lot of actors who've been performing in on these shows, जो कि पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। So मेरा ख्याल है कि वो timing was not right, and I think it needed something little more than what we had. I think that little more they added. And they did it successfully. तो सक्सेस में और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में ये जो लिटिल मोर होता है ना, बस यही वो होता है जो आपको सक्सेस हिट एंड मिस कराता है चीजें। तो जो चीजें आपने मिस की होती हैं, कहीं डीप डाउन आपको ये पता होता है कि there is something missing in it. The life, the soul, how you're going to bring it in, उस वक्त आपके जहन में ये नहीं आता। बहुत दफा बहुत बाद में आता है। So I think that was that miss. I think we should try that, something like that now. It will work, and I will ask Dr. Yunus Bhatt to write something like that for me.